हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है द लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस का एक सेट। ठीक है, जो बेसिकली पॉलिटी के सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पिछले काफ़ी एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे CGL, SSC, CHSL, ठीक है, UPPCS और साथ ही साथ BPSC। ठीक है, इन सारे एग्ज़ामों का एक मिला हुआ क्वेश्चन सेट मैंने तैयार किया है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्ज़ामों में। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे और उसकी डिस्कशन भी करते चलेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। तो प्लीज़ इस वीडियो से शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा आप, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यह क्वेश्चन SSC CGL 2002 में पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, पहली बार जो गवर्नर जनरल थे उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम के द्वारा दी गई थी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 123। ठीक है, चलिए इसके साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन और ये है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है। ठीक है, तो बस इसमें फ़र्क इतना है कि राष्ट्रपति को 123 के तहत मिली हुई है और राज्यपाल को, देखिए ये है 123, ठीक है, राष्ट्रपति को, और राज्यपाल को यही शक्ति 213 के तहत दी गई है। बस आपको इस दो को उठा करके एक के पहले ला देना है, तो हो जाएंगे 213 के तहत राज्यपाल को और 123 के तहत किसे, राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ दी गई है। अध्यादेश, जिन बच्चों को अध्यादेश समझने में समस्या हो रही है कि अध्यादेश होता क्या है, तो यूजुअली आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अध्यादेश मतलब एक होता है नियम। ठीक है, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा आदेश, इसमें आदेश छुपा हुआ है, तो इससे एक नियम की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भारतीय संविधान में, इसे समझते चलिएगा, काफ़ी डिटेल से ये डिस्कशन हो रही है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश, ठीक है, कब और क्यों जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि भारत में कोई इमरजेंसी पड़ गई है, ठीक है, आपातकाल आ गया है, कोई आपात आ गया है, ठीक है, या किसी भी तरह का डिजास्टर आ गया है और तत्काल में भारत को एक नियम चाहिए, अधिनियम चाहिए, ठीक है, चाहिए, तो वो कैसे आएंगे। तो इसके तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। पर आप सोच रहे हो कि राष्ट्रपति क्यों अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि अगर लोकसभा और राज्यसभा, ये दो हमारी विधायिका हैं, सांसद, ठीक है, जो नियम बनाती हैं, मान लीजिए कि इनका सत्र नहीं चल रहा होगा, ठीक है, तब तो सांसद खाली है, उसका सत्र ही नहीं चल रहा है, तो उस आपदा में या फिर तो उस परेशानी में नियम कैसे बनेंगे, क्योंकि भारत को तुरंत तत्काल में किसी अधिनियम की ज़रूरत है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके एक नियम बनाता है कि इस नियम के तहत, ठीक है, शासन चलेगा। आप समझ गए, या इस नियम के तहत ये कार्य होगा, तो इसे अध्यादेश बोलते हैं।
ठीक है, आप ये दो अनुच्छेद 123 और 213 याद रखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यानी कि इसका मतलब यह है कि गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ठीक है, चलो तो ऑप्शन ए है 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका सही उत्तर होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये आपका पहला एक्ट था, ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट था। ठीक है, इसे डिटेल से पढ़ने के लिए मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे देख सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पे है 1773 का, काफ़ी डिटेल से मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है, तो आप वहाँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि मिंटो मार्ले, ये नाम थोड़ा इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, कई जगह पे आपको मार्ले मिंटो मिलेगा और कई जगह पे मिंटो मार्ले। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये वही है एक्ट जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा जा चुका है। मैंने पहले ही कहा था कि ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है एग्जाम में। ठीक है, और इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये फिर से रिपीट हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसके ऑप्शन ए देखते हैं, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। ठीक है, ऑप्शन बी है पूर्ण स्वतंत्रता देना। ठीक है, ऑप्शन सी है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन डी है भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो ये मार्ले मिंटो जो है, मार्ले मिंटो ये किस वर्ष आया था? तो ये 1909 में आया था। एक बात और यहाँ आप याद रखिएगा कि सांप्रदायिक, ठीक है, निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? निर्वाचक के जनक सांप्रदायिक। ठीक है, निर्वाचक के जनक किसे जाता है? तो मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मार्ले मिंटो के द्वारा सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन घुमा करके एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। मैंने पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और डेफिनेटली ये 2023 या 24 के एग्जाम में फिर से रिपीट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942 और मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो एज पर द डिस्कशन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था 1909, तो सेम क्वेश्चन है, बस घुमा करके पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो 5वां यह है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? देखिए 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये सेम वही है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार ये है। तो किस बात की व्यवस्था की गई थी, यानी कि 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में क्या बोला गया था, स्पेशली किस चीज़ के लिए 1909 का एक्ट आया था? फिर से क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी है संघीय व्यवस्था, ऑप्शन सी है प्रांतीय व्यवस्था या ऑप्शन डी है द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? एसएससी CHSL 2014 का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं ना, मार्ले मिंटो से कितनी बार घुमा के पूछा हुआ है। हर एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1909, ऑप्शन सी है 1911 और ऑप्शन डी है 1920। तो हमने पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 1986 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। 1986 का कैबिनेट मिशन जो था वो 3 मंत्रियों में गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। इसकी डिस्कशन पे भी हम चलेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए है AB अलेक्जेंडर,
ऑप्शन बी है सर स्टफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी, ऑप्शन डी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड एमरी। ये सदस्य नहीं थे, सदस्य केवल ये 3 थे। इन तीनों के नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो इससे एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको कि क्या पूछा जा सकता है। 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, इसके कार्य क्या क्या थे। ठीक है, तो ये स्पेशली आया था संविधान सभा का गठन के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ संविधान की जो सभा की संख्या कितनी होगी, उसमें कौन कौन लोग होंगे, ठीक है, तथा साथ में इसमें कई राजनीतिक पार्टी भी थी, जैसे कांग्रेस थी, ठीक है, मुस्लिम लीग थी, कुछ देसी रियासतें थी। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी समुदाय थे। ठीक है, जैसे आंग्ल भारतीय हो गए, ठीक है, सिख हो गए। ठीक, तो किनको कितनी सीटें मिलेंगी इसमें, इनका भी ये काम था कि वो बताएं। चलिए, तो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 8, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, आपको गलत सेलेक्ट करना है। बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए संविधान निर्माण का अधिकार, ऑप्शन बी है प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन सी है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक, तो देखिए, पहले हमने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि ये संविधान सभा का गठन के लिए आया हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही सांप्रदायिक तौर पे किसी कितनी सीटें मिलेंगी उसके लिए भी आया हुआ था। तो आपके पिछले क्वेश्चन से ही आपके 2 सही हो जाते हैं। इसके लिए तो आया ही था, इसके लिए भी आया था। अब बचे 2, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो प्रांतीय समूहीकरण, प्रांतीय समूहीकरण का मतलब है कि जो प्रांतों में जो समूह रहते थे, ठीक है, उनमें किसको कितनी सीटें दी जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ये 3 काम के लिए वो आया ही था, तो ये 3 काम तो सही है। तो चौथा बचा पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, जो कि कैबिनेट मिशन का कार्य नहीं था, ये कार्य आपका माउंटबेटन का था, माउंटबेटन योजना का था। ठीक है, जिसे माउंटबेटन योजना को ही 3 जून प्लान भी बोलते हैं। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टियर 1 में 2014 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक, यानी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, और भारत आज़ाद कब हुआ था, 1947। तो इसके जो बीच के 3 साल हैं, 2 से 3 साल, इसमें इसका जो भारत का शासन था वो किसी ना किसी एक्ट से तो चल ही रहा होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि पहले, स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि बाद में इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या ऑप्शन बी भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा। तो जनरली आप इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन को अगर पढ़ेंगे, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, वो तो बन ही रहा था ना, अभी संविधान तो अभी तैयार ही हो रहा था। ऑप्शन सी पे आते हैं, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। नहीं, क्यों भाई, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार क्यों चलेगा, जबकि इंग्लैंड हमारे लिए अधिनियम बना के भेज तो रहा था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन ए है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, तो इसका सही उत्तर यही होगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत का शासन चल रहा था। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ए सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 की तरफ आते हैं। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। ठीक है, 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। ऑप्शन ए
मिंटो मार्ली योजना 1909 का था ये तो, माउंटबेटन योजना, वेबल योजना और डुरंड योजना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा माउंटबेटन योजना, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में सेम क्वेश्चन फिर से SSC CHSL 2016 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा माउंट योजना के द्वारा भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा सुमेल नहीं है, यानी कि इनमें से किसका पेयर जो है, ठीक है, वो सही नहीं है। पढ़ते हैं ऑप्शन 1 को। ऑप्शन ए को भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ठीक है। ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन, ठीक है। ऑप्शन सी है साइमन कमीशन भारत का विभाजन, ठीक है। ऑप्शन डी है मार्ली मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो जिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 से ये सीरीज देखते आ रहे हैं या ये वीडियो देखते आ रहे हैं, उनको पता है कि मार्ली मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसने किया था, ठीक है। ऑप्शन ए भी आपको पता होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन के लिए था। ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन के लिए आई हुई थी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। तो लास्ट कौन बचा, साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था, भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना थे, माउंटबेटन योजना था, ठीक है। चलिए साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। साइमन कमीशन आया था 1927 में, ठीक है, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। नारे लगे थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ठीक है। इसी विद्रोह के दौरान जो काफ़ी चर्चा में थी, भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय, ठीक है, की सर पे लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो सन 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था, उसके क्या प्रावधान थे। SSC टैक्स असिस्टेंट 2009 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन की लेवल भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, 2 स्टार। चलिए ऑप्शन ए है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है, और निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो निम्न वर्ग थे, वर्ग यानी कि SC और ST जिसे आप जानते हैं OBC, ठीक है, इनके लिए थोड़ी सी सीटों की आरक्षण, तो किस में, ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा में और, ठीक है, संसद में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। किसके द्वारा, तो भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा के मध्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। 13 ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था RRB किया गया था किस वर्ष में, ठीक है। तो ये पूछा गया है RRB NTPC 2016 में, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे बच्चे सॉल्व कर देंगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस नहीं होंगे ऑप्शन होगा A 1773, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, मुझे नहीं लगता कि इसे डिस्कस करने की जरूरत है आप लोगों को, और अगर आप चाहते हैं, जिन बच्चों के लिए नया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझाया हुआ है, ठीक है, आप उसे कवर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्राही नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 की भारत विक्टोरिया को भारत की समग्राही नियुक्त किया गया था किस वर्ष में। UPRO ARO 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1866, ऑप्शन डी है 1858, ऑप्शन सी है 1885, ऑप्शन डी है 1875, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1858 में उन्हें भारत की समग्राही नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 15 है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? क्वेश्चन यह है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था, जो कि 1909 में आया था, ठीक है, उसका सार क्या था? ठीक है, ऑप्शन ए है राज्यपालों को वीटो की शक्ति देना, राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, या हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था। ठीक है, तो जबकि हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था 1909 के पार्लियामेंट सुधार में हो ही गया था, ठीक है, तो इसके तहत इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन जिसका काफ़ी विद्रोह हुआ था, जैसे बताया मैंने, ठीक है, वो इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का नतीजा था। इस सुधार में क्या हो रहा है ये, इस सुधार में, ठीक है, एक प्रावधान ये था कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में 10 सालों के बाद एक समिति का गठन होगा, समिति का गठन किया जाएगा और जिसका कार्य रहेगा कि इस सुधार को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की स्थिति का जायजा करना 10 वर्ष के बाद। ठीक है, तो लेकिन प्रॉब्लम ये थी यहाँ पे कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, ठीक है, इसके तहत ये व्यवस्था थी कि 10 वर्ष के बाद एक समिति का गठन होगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने 1927 यानी कि 2 वर्ष पहले ही समिति को गठित करके भारत भेज दिया था इस अधिनियम की जांच के लिए, और इसमें आए सारे सदस्य अंग्रेज थे। तो इस पे भारत में काफ़ी विद्रोह भी हुआ था कि आप भारत के लिए एक अधिनियम पारित करते हैं, ठीक है, और उसकी जांच के लिए सारे अंग्रेज अफसर को भेजते हैं, तो ये कहाँ की इंसाफी हुई? आप इस अधिनियम की जांच के लिए, ठीक है, आप भारतीयों को नियुक्त करिए, तब तो हम सही तरीके से बताएंगे ना कि आखिर इस अधिनियम की क्या कमियां थी, ठीक है, इसकी क्या अच्छाइयाँ थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसके सारे सदस्य अंग्रेज थे जो इंग्लैंड से आए हुए थे। तो अब इंग्लैंड से आया हुआ बंदा, ठीक है, जनरली वो कैसे बताएगा कि ये भारत में सही तरह से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है? सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा प्रांतों में द्वारा शासन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किस अधिनियम में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन ए है अगस्त प्रस्ताव 1940, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946, या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम, तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मात्र 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और आपके, ठीक है, चलिए इसे कंप्लीट करते हैं विद डिस्कशन। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? पहला है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1989। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन एनडीए 2014 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन 2013 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए है 1858, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1904। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1935 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 19वां क्वेश्चन। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। यानी कि जो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास
किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1909, 1919, 1935 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1935। अब देख रहे हैं 1935 में इतने सारे इंपॉर्टेंट काम किए गए थे। ठीक है, अब सबको पता होगा कि जो भारतीय संविधान है हमारा, भारतीय संविधान, इसकी आलोचना में बहुत सारे बड़े बड़े, ठीक है, वकील हो गए हैं, बड़े बड़े लोग हो गए हैं, वो कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का संविधान है, उधार का संविधान है। ठीक है, हमारे जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, वो कुल 60 देशों के संविधान को खंगालने के बाद, ठीक है, हमारे भारत का संविधान तैयार किया था, भारतीय संविधान। ठीक है, जिसमें 1935 का एक्ट के जो नियम थे, अधिनियम के 321 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो आप समझ सकते हैं 321 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के हमारे संविधान में ठीक है जोड़ा गया था। कहा जाता है कि भारतीय संविधान की 75% ठीक है अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ली हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि 1935 का जो अधिनियम है वो कितना बड़ा होगा और कितना विस्तृत होगा, जिससे भारतीय संविधान निर्माताओं ने 1935 के इस एक्ट से 321 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बीपीएससी 2018 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861, मार्टिन क्यू चैम्स्फोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। और जाते जाते एक बात और आप लोग जान जाइए कि जब ब्रिटिश क्राउन ने 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन स्थानांतरित हो गई थी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ठीक है, क्राउन के हाथ में। इसका मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 से पहले राज कर रही थी। ठीक है, और 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन आ गया था शासन में और इसी ने सचिव का पद सृजित किया था। ठीक है, और भारत के पहले सचिव थे चार्ल्स वुड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपकी 20 क्वेश्चंस की ये जो सेट थी वो समाप्त होती है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ